मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। नहीं मीनू, ये घर तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है। मैं मरूंगी तो इसी घर में मरूंगी। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मैं आज तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना मीनू, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। ये माँ नहीं समझेगी, मुझे इनका ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अच्छा माँ, ठीक है, अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना लेकर आया करूँगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वापस अपने जंगल चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया सवेरे से ही अपनी माँ के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाने में लग जाती है। रानी, तुम्हारा ये बेकार भोजन खाने से अच्छा है मैं किसी दिन भूखा ही मर जाऊं। मुझे नहीं खाना है तुम्हारा ये बेकार भोजन। नहीं खाना है तो मत खाइए, पर मेरा दिमाग खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कालू कौआ गुस्से से अपने घर से बाहर आ जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मीनू चिड़िया, ये टिफिन लेकर कहाँ जा रही हो? किसे देना है ये टिफिन? कालू भैया, मैं ये टिफिन लेकर अपनी माँ के पास दूसरे जंगल जा रही हूँ। मेरी माँ बीमार है ना, वो अपना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं रोज ले जाऊंगी टिफिन लेकर। इतनी मेहनत करती हो मीनू चिड़िया, तुम अपनी माँ को अपने घर क्यों नहीं बुला लेती? मैंने कहा था कालू भैया माँ से कि माँ मेरे घर चलो इस घर को छोड़कर, लेकिन मेरी माँ इस घर को छोड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें जुटी हैं घर से, और मैं भी नहीं जा सकती हूँ वहाँ, क्योंकि मेरा सारा काम काज यहीं पे है। वाह मेरी चिड़िया वाह, तुम अपनी माँ के लिए कितनी मेहनत करती हो। एक तरफ अपनी माँ को देखती हो और दूसरी तरफ अपनी छोटी सी बच्ची को भी देखती हो। मानना पड़ेगा, वैसे बहुत महान हो तुम। अच्छा कालू भैया, मैं निकलती हूँ अब, माँ भूखी होंगी घर पर। अच्छा रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मेरा दूसरे जंगल में काम लग गया है कुछ, तो मैं रोज़ाना वहाँ जाया करूँगा। तुम ये टिफ़िन मुझे दे दिया करना, मैं तुम्हारी माँ को दे दूँगा। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठाएंगे? मैं चली जाऊँगी दूसरे जंगल। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीनू चिड़िया? तुम्हारी माँ मेरी माँ, हम दोनों कितने दिनों से दोस्त हैं। मैं तुम्हारी माँ को खाना दे आया करूँगा, मैं ही जाऊँगा खाना लेकर। बस फिर कालू कौआ दूसरे जंगल टिफिन लेकर चला जाता है। फिर उड़ते उड़ते कालू कौआ थोड़ी देर में दूसरे जंगल पहुँच जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कितनी भूख लग रही है, घर जाकर वही बेस्वाद खाना मिलेगा जो मैं कभी नहीं खाना चाहता। तभी कालू कौवे की नज़र टिफिन की तरफ जाती है। मीनू चिड़िया के हाथ का भोजन मतलब स्वादिष्ट ही होगा। कालू, तू कैसे भूल सकता है कि मीनू चिड़िया के हाथ का भोजन तो तेरा फेवरेट है। वो जल्दी से टिफिन खोलता है और भोजन खाने लगता है। हाँ, मज़ा आ गया भोजन खाकर। हाँ, अरे ये क्या, मैंने तो सारा भोजन खत्म कर दिया। अब मैं मीनू चिड़िया की माँ को क्या दूंगा? चलो कोई बात नहीं, कल मैं अपने हाथों से मीनू चिड़िया की माँ को भोजन खिलाऊंगा। फिर कालू कौआ अपने जंगल वापस लौट जाता है और बेचारे मीनू चिड़िया की माँ आज भूखी ही रह जाती है और उसे भूखा ही सोना पड़ता है। फिर जब कालू कौआ घर पहुंचता है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। मैंने बेचारी मीनू चिड़िया की माँ का खाना खा लिया। बेचारी बूढ़ी माँ बिना खाए पिए ही सो रही होंगी। मैं कितना गंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी भूख के आगे उन बूढ़ी माँ के बारे में नहीं सोचा। मुझे जल्दी उनके घर जाना होगा और कुछ खाने के लिए उन्हें देना होगा। बेचारी बूढ़ी माँ भूख से तड़प रही होगी। फिर रात को ही कालू कौआ अपने घर से बूढ़ी माँ के घर के लिए निकल जाता है। कालू कौआ एक सेब लाया था, वो मीनू चिड़िया की माँ को दे देता है। बेटा, तुम फल लेकर आए हो,
मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी बेटी मेरे लिए कोई भोजन भिजवाएगी। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी मुझे भूल गई। नहीं नहीं माँ जी, आपकी बेटी मीनू चिड़िया ने तो खाना भिजवाया था, लेकिन मैं लालच में आ गया था और मैंने उसका भिजवाया हुआ खाना खा लिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी थी तो तुमने खाना खा लिया, इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं। फिर मीनू चिड़िया की माँ कालू कौआ को माफ़ कर देती है। कालू कौआ बहुत खुश हो जाता है, फिर वो कभी किसी चीज़ की चोरी नहीं करता। ये कहानी दिल्ली शहर में रहने वाली दो बहनों रीता और गीता की है। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। एक दिन पिता मोतीलाल उन दोनों की शादी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी पिताजी, हम दोनों बहनें जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए हम दोनों एक ही घर में शादी करके जाएंगी। आप हमारे लिए ऐसा ही रिश्ता देखिएगा। अरे ये क्या बात हुई? अब तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं ऐसा रिश्ता कहाँ से ढूंढ के लाऊं जहाँ दो भाई हों और इन्हीं की उम्र के हों। हम कुछ नहीं जानते पिताजी, हम तो शादी करेंगे तो एक ही घर में। हाँ, अरे आप कोशिश तो करके देखिए जरा। ठीक है भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। फिर काफी खोजबीन के बाद मोतीलाल को अपनी बेटियों की पसंद का रिश्ता मिल जाता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दोनों बहनों में खटपट शुरू हो जाती है। अरे मैं कहती हूँ कि इस घर के सारे खर्चे इकट्ठे का आपने ले रखा है क्या? गीता बहुत चालाक है और आपका भाई भी ना कुछ कम नहीं है। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई सीधा बैंक में जमा कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो चवन्नी ठन्नी के हिसाब में भी अपना सर खपाती रहती हो। अभी सोहन की कमाई थोड़ी कम है, लेकिन उससे जितना बन पड़ता है वो तो घर में खर्च करता है ना। सोहन मेरा छोटा भाई है, अगर घर के सारे खर्चे मैंने उठा लिए तो इसमें क्या बात है? मैं कुछ नहीं जानती जी, आपके कल पर ना पर्दा पड़ा हुआ है। शादी के बाद से मैं अपने लिए एक भी गहना नहीं बनवा पाई और गीता हर दूसरे महीने अपने लिए कुछ न कुछ खरीद ही लाती है। मैं बेवकूफ़ों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे अपने भविष्य की चिंता है। गीता अपनी बहन की सारी बातें सुन लेती है और झगड़ने के लिए वहाँ हाजिर हो जाती है। रीता, तू क्या समझती है? मैं जो भी खरीदारी करती हूँ अपनी कमाई से, तेरी या तेरे पति की कमाई से नहीं। अरे अगर इतनी ही अकड़ है तो घर का खर्च क्यों नहीं उठाती? मेरे पति की कमाई से घर चलता है। हाँ, अरे बाप रे, कितना झूठ बोलती है तू। मेरे पति की आधी कमाई इस घर के खर्चे में ही चली जाती है। तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, मेरे पास एक एक रुपए का हिसाब लिखा हुआ है। ठहर जा, अभी तुझे डायरी लाके दिखाती हूँ। अरे डायरी मेरे पास भी है, मैंने भी सब कुछ लिख कर रखा है। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू सिर्फ अपना मतलब देखती है। रहने दे रीता, मेरा मुंह मत खुलवा। अब मैं तेरे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। सुनिए जी, कल से हम अपनी रसोई अलग बनाएंगे। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। चलिए यहाँ से। हाँ हाँ जा, मैं भी कल से ना अपना खाना पीना अलग ही करूँगी। अरे इन दोनों बहनों ने तो अपने घर का बंटवारा कर दिया, लेकिन हमें क्या? चलिए आगे देखते हैं। एक रात। अरे भैया, ये क्या हो गया? इन दोनों बहनों ने तो इस घर में दीवार खड़ी कर दी और अपने साथ साथ हम दोनों भाइयों को भी अलग कर दिया। हमें इन दोनों को कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास एक तरकीब है, शायद ये काम कर जाए। तभी वहाँ दोनों बहनें आ जाती हैं और दोनों अपने अपने पतियों को वहाँ से ले जाती हैं। अगले दिन रीता और गीता के माता और पिता अपनी बेटियों के घर आते हैं, लेकिन दोनों बेटियां अपने माता पिता को कभी इधर बुलाती तो कभी उधर बुलाती। माँ पिताजी मेरे घर आओ। नहीं नहीं पिताजी माँ जी मेरे घर आओ। अरे ये क्या है? मैंने तो तुम दोनों की शादी एक घर में की थी और तुम दोनों घर का बंटवारा करके दो घर में रहने लगी।
हाँ पिताजी, इस नकचड़ी के साथ कौन ही रहना चाहेगा। देख रीता, तू ज्यादा बोल रही है। हाँ, अभी तुझसे झगड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर मोतीलाल जी कहते हैं, अरे मैं तुम दोनों के बचपन की तस्वीर लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, कहाँ से ढूंढ निकाला आपने इसे? लाइए, मुझे दे दीजिए, इसे मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं, ये तस्वीर मैं रखूंगी। अरे भाई, तुम दोनों तो लड़ झगड़ कर अलग हो गई, परंतु ये तस्वीर तो एक ही है ना। मैं ये तस्वीर दो कैसे कर सकता हूँ। अपने पिता की बातें सुन और अपने बचपन की तस्वीर देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह वे दोनों साथ में खेला करती थीं और साथ में हमेशा रहा करती थीं। ये सब देखकर दोनों बहनें भावुक हो जाती हैं। दोनों बहनें गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। इस तरह दोनों बहनें फिर से आपस में मिल जाती हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन एक साथ बिताने लगती हैं। रोहन और मोहन दो भाई थे। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई इस बात की कि माँ को रखेगा कौन। देखो रोहन, इस बार मैंने माँ को पूरे 8 दिन ज्यादा रखा है। तुम समझ सकते हो कितनी तकलीफ होती है। कैसे कैसे करके तो मैं अपना घर चला रहा हूँ। अरे वाह भैया वाह, 8 दिन ज्यादा में तो आपका बजट खराब हो गया। याद है जब 2 साल पहले आप लोग दिवाली में अमेरिका गए थे, तब पूरे 17 दिन मैंने माँ को एक्स्ट्रा रखा था। अब बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ, जो तुम्हारी बीवी ने माँ को साड़ी लेकर भेजा था ना, वो सेम साड़ी मेरी नौकरानी भी पहन कर आ गई थी। पता है कितनी शर्म महसूस हुई मुझे। तभी वहाँ रोहन की बीवी आ जाती है। बस करिए भैया, मैंने तो अच्छी साड़ी दिलाई थी, अब क्या एक बुढ़िया के लिए मैं डिजाइनर साड़ी दिलाऊं? कम से कम लाई तो, आप तो वो भी नहीं करते। तभी वहाँ मोहन की बीवी भी आ जाती है। देखो, हमें ना गिनाओ कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। अगर हम गिनाने पे आ जाए ना कि हम क्या क्या करते हैं, तो शर्मिंदा होना पड़ जाएगा तुम लोगों को। दूर खड़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ मोहन का बेटा उससे कहता है, दादी, मैं बड़ा होके पैसे कमाऊंगा तो आपको बहुत खुश रखूंगा। बेटा, मैं तब तक रहूं ना रहूं, लेकिन तुम अपने माँ बाप को कोई कमी ना होने देना, उनकी हमेशा इज्जत करना। तभी वहाँ मोहन की पत्नी आ जाती है और कहती है, माँ जी, क्या मेरे बच्चे को उटपटांग सिखा रही हैं? मैं अपने बच्चे को हमेशा अच्छी ही सीख देती हूँ। हाँ बहू, तो सही कह रही है, संस्कारों में मेरे ही कमी रह गई। हाँ हाँ, सुन लिया। जाइए, अपने कपड़े समेटिए और निकलिए यहाँ से। हम भी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सांस लें। तंग आ गए हैं आपको संभालते संभालते। सास बैग लेकर कमरे में जाती है, जहाँ उसके दोनों बेटे खड़े होते हैं। चलो माँ, अब इन लोग के सुख के दिन है। अच्छा माँ, ले तो जा रहा हूँ, लेकिन ठीक से रहना। 1 मिनट माँ, ये जो हार पहना हुआ है वो तो रखती जाओ, बहुत महंगा है, कहीं वही ना भूला ना। अरे भाभी, माँ को ये हार पापा ने दिया था। मरने से पहले वो तो ये हार निकालेंगे नहीं, तो हार का ख्वाब तो आप छोड़ ही दें। इतना कहकर वे लोग घर से चले आते हैं। रास्ते में रोहन की पत्नी उससे कहती, सुनो जी, मुझे तो मेरे मायके ही छोड़ दो, मैं तो इस बुढ़िया के साथ रहने से रही। अरे ये क्या बोल रही हो? माँ सुन रही है। अरे सुन रही है तो सुने ना, डर नहीं पड़ा है मुझे किसी का। अरे बेटा, तुम और बहू जरा यहीं रुको, मैं सामने वाली दुकान से अभी पानी पी के आती हूँ, गला सूखा जा रहा है मेरा। माँ वहाँ से चली जाती है और देखते ही देखते उन लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती है। ज़्यादा देर हो गई थी और माँ वापस नहीं आई थी। रोहन परेशान सा हो जाता है और माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफी देर हो गई, लेकिन माँ वापस नहीं आई। ये माँ भी ना, पता है बहुत दूर जाना, लेकिन माँ को किसी की पड़ी है क्या? रोहन माँ को ढूंढता है, लेकिन माँ दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वे अपनी पत्नी से आके कहता है, अरे
माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ का तो दूर दूर तक पता नहीं है। अच्छा है तो जाने दो ना, लेट हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। अब जल्दी से घर चलो बस। फिर दोनों घर चले जाते हैं। 2 महीने बाद मोहन अपनी माँ को घर ले जाने के लिए रोहन के घर आता है। अरे ओ रोहन, मैं माँ को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि एक दिन भी लेट हो और तू माँ को रखने का मुझ पर एहसान जताए। लेकिन माँ मेरे पास नहीं है। माँ नहीं है मतलब वो तो मेरे पास भी नहीं है। कहाँ गई माँ? अरे ओ भाई साहब, कभी माँ की चिंता की? 2 महीने में एक बार भी फोन नहीं किया है आपने। आज माँ की टेंशन दिखा रहे हैं आप। रोहन मोहन को सारी बात बताता है। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हम शांति से तो जिएंगे। हाँ, अफसोस तो सिर्फ उस हार का रहेगा जो वो साथ ले गई। माँ अब एक वृद्धाश्रम में रहती है। इस कहानी से किसी को कोई सीख नहीं मिली, ना ही किसी को कोई सबक। कारण अगर सभी लोग सीख और सबक से अपने माँ और बाप की सेवा करते, उनका मान सम्मान करते, तो शायद आज भारत में वृद्धाश्रम बंद हो चुके होते। सास लाई शहर की बहू। घोटापुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहा करती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए रितेश की माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन उसकी फरमाइशें बहुत अलग थी। बेटा रितेश, मैंने तो सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, तो ये सब की चिंता मत कर। तू सिर्फ मंडप में जाकर बैठ जाना और सारे काम मुझ पर छोड़ दे। तू बिल्कुल परेशान मत हो। ये बहुत चिढ़ाती है ना मुझे गांव की औरतें कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, ये वो। लेकिन माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम शहर के बहू लाओगी कहाँ से? अरे वो मेरी बचपन की सहेली है ना कविता, वो पहले यहीं तो रहा करती थी। लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई थी, तब उसके पिता को शहर से बड़ी नौकरी का बुलावा आया, तो वहीं रहने लगी। तो उसी की बेटी है मानवी, उसी से तेरा ब्याह होगा। अरे मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की दोनों सहेलियां मिलती हैं और दोनों परिवारों की सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का हो जाता है। चंद दिनों में ही उन दोनों की शादी हो जाती है, पूरे रस्म रिवाज के साथ। फिर अगले दिन मानवी की मुँह दिखाई की रस्म होती है। गांव की बहुत सारी औरतें उसकी मुँह दिखाई करने के लिए आई होती हैं। चल बहू, बहुत सारी औरतें तेरे मुँह दिखाई के लिए आई हैं, तो चल तैयार हो जा। शकुंतला मानवी को लेकर हॉल में आती है। गांव की औरतें उसे देखकर दंग रह जाती हैं। वाह वाह, क्या बहू लाई शकुंतला बहन, जैसे एकदम कोहिनूर। हाय, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन, किसी की नजर न लगे। अरे शकुंतला, तू तो बड़ी भाग्यशाली है जो तेरे घर में शहर की बहू आई है। हाँ हाँ, रूप रंग चाल चलन सब एकदम ठीक है और पढ़ी लिखी भी है बहू। और नहीं तो क्या, मैंने कहा नहीं था कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है शकुंतला। हाँ, मानवी के आने से शकुंतला की इज्जत घर वालों में और भी बढ़ जाती है। अब रोज कई लोग शकुंतला की बहू की तारीफ करते हैं और बधाइयाँ देते थे। लेकिन शहर की बहू आने से घर में जो परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं, उसे रितेश और शकुंतला को झेलना पड़ता है। मम्मी जी, यार ये सब क्या है? यार, क्या मैं तेरी यार हूँ? हे, कविता ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? कोई तमीज उमीज नहीं दी क्या कविता ने तुझे? आई डोंट नो मम्मी जी, ये आप मेरी माँ से ही फोन करके पूछ लीजिए ना। वैसे भी आई डोंट थिंक कि कोई तमीज नाम का भी सब्जेक्ट था। ओहो, तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओहो, अच्छा, खैर ये सब छोड़िए। मुझे ना अभी सब ठीक नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट दिन में 10 बार केबल जाती है और ये ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर मेरे गला खराब हो जाएगा। और ये देखो, सिलबट्टे से मसाला पीस पीस कर मेरे हाथों में छाले तक पड़ गए हैं। उफ, ये गर्मी
मेरी स्किन पहले से ही सुपर सेंसिटिव है और घर में ठीक से पंखे भी नहीं है। 2 पंखे हैं, वो भी बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं और कुएं से पानी निकाल निकाल कर मेरी हालत खराब हो गई है। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन, यहाँ ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हाँ मानवी, अब तुम्हें और क्या चाहिए? माना सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तभी मानवी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है? देखो रितेश और माँ जी, आप भी, मुझे इस घर को रेनोवेट करना है और इस पत्थर के घर को संगमरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए ओवन चाहिए और एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा सा टीवी चाहिए। एसी और वाटर प्योरीफायर भी लगवाना होगा। और हाँ, वो बाहर जो बड़ा सा तबेला है ना, उसे भी हटवाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कैसे बदलेगा? शकुंतला और रितेश मानवी बहू की मांगे देखकर हैरान रह जाते हैं। तब मानवी की सास शकुंतला बोलती है, अरे मानवी बहू, आज सुबह तूने चाय की जगह कुछ और ही गटक लिया था क्या? कैसे बेकी बेकी बातें कर रही है? अरे ये जो तेरी मांगी है ना, इन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। ना, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं होगा? आप लोगों को ये सब करवाना होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, मुझे इस खटारा लाइफ को क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं कुछ करता हूँ, तुम मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त दे दो, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी। ओके, रिमेम्बर, लेकिन अगर ये थोड़ा वक्त ज्यादा हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मानवी सरेआम बाजारों में यूं ही घुमा फिरा करती थी। गांव की औरतें उसे देखकर उसकी निंदा करती थीं और उसकी सास से शिकायत करती थीं। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तेरी, सरेआम बाजारों में यूं ही घुमा करती है। तुम्हारी नाक कटवाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। अरे हमने तो सोचा था तेरी बहू शहर से आई है, बड़ी होशियार होगी, लेकिन ये तो तेरी इज्जत की नैया पार करने में लगी हुई है। शकुंतला को ये सब बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर शकुंतला अपने घर जाकर मानवी बहू पर जोर से चिल्लाती है, मानवी बहू, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? तुझे समझ में नहीं आता है? माना कि तू शहरी है, लेकिन थोड़ा तो इज्जत का ख्याल रखा कर, मेरी और अपने पति की। क्यों, आप लोगों ने बड़ा मान सम्मान रखा है क्या मेरी मांगों का? क्यों रितेश, मेरी मांगों का इंतजाम हुआ कि नहीं, या फिर अगले 7 जन्मों तक भी नहीं होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धंस कर रह जाएंगे। और रही बात मेरी तरफ घूमने की, तो कमी मुझ में नहीं है, कमी गांव वालों की सोच में है। मैं तो ऐसे ही चलूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, मेरा मन्ना जो चाहेगा, जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी, और न ही आप मुझे इन सब से रोक सकती हैं और न ही मैं खुद को रोकूंगी। रितेश और शकुंतला अफसोस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और शकुंतला बोलती है, क्या सोचकर इस कलमोही को हम अपने घर लाए थे, और ये कलमोही क्या क्या कर रही है, हमें क्या क्या दिन दिखाएगी। दिन प्रतिदिन ये बहू मेरे सर का पारा हाई करती जा रही है। अभी देखो हमें क्या क्या देखना बाकी है। हाँ माँ, मैं भी इस सब से बहुत परेशान हो गया हूँ। कैसे निकला जा सकता है इस दलदल से? मानवी की बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। वो घर में रोज क्लेश करती थी। फिर एक दिन रितेश और शकुंतला मानवी के पास एक पेपर लेकर आते हैं और पेपर देकर मानवी बोलती है, हाँ भाई, तो आखिर आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर ही दी। मुझे पता था कि आप गांव के गवार लोग हो। वैसे आई नो कि आप लोगों के पास दौलत बहुत होती है। अरे बैल बुद्धि, पहले ये पेपर तो पढ़ ले कि इस पेपर में लिखा क्या है, तब उड़ना आसमानों में। जब मानवी पेपर उठाकर देखती है तो उसमें लिखा होता है,
डिवोर्स पेपर्स। ओहो, तो रितेश जी मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी साइन किए देती हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब तो मैं सीधा इना राय से ही शादी करूँगी। फिर मानवी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है और अपने मायके वापस चली जाती है। मानवी से डिवोर्स के बाद रितेश कुछ दिनों बाद एक गांव की और संस्कारी लड़की से शादी कर लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन उसी के साथ बिताने लगता है। वन के जंगल में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहीं टूनी चिड़िया का परिवार था जो ठंड से ठिठुर रहा था। उसकी बेटियां टूनी चिड़िया से शिकायत कर रही थीं कि माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है माँ। रोज तो ठंड कम रहती थी और आज ठंड ज्यादा हो गई है। हमें तो ठंड से नींद भी नहीं आ रही है माँ। हमें दूसरा कंबल लाके दो ना। मेरी सहेलियों के पास बहुत अच्छे अच्छे कंबल है। मीनू बता रही थी कि उसके पापा सबके लिए एक एक कंबल लाए हैं। तुम भी बाबा से बोलो ना कि वो हमारे लिए भी एक एक कंबल ले आए। हाँ मेरे बच्चे तो ठीक बोल रही है। ठंड तो आज बहुत हो गई है। तू घबरा मत, आज की रात किसी तरह निकाल ले। मैं कल सवेरे तेरे बाबा से मोटे कंबल मंगवा ही दूंगी। तू आज किसी तरह रात काट ले। सो जा, तुझे सुबह स्कूल भी तो जाना है। अरे टूनी बहू, बड़ी रात हो गई, लेकिन ना तो तेरे ससुर जी आए और ना ही कालू आया। पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रोज तो इतने वक्त तक आ जाते थे, आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। तुझे कालू ने कुछ कहा था क्या कि रात हो जाएगी आने में? अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? काम करने में देर हो गई होगी तो वे दोनों वहीं रुक गए होंगे। आप परेशान मत होइए, आ जाएंगे सुबह। आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई है। रात में तो वो लोग सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो बंटी कबूतर उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और जोर जोर से सबको बुलाने लगता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन, दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है और बंटी कबूतर उन्हें सारी बात बताने लगता है। टूनी बहन, अरे टूनी बहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं सुबह सुबह गया था जंगल में टहलने, तो मैंने देखा कि नदी में आपके ससुर जी और आपके पति दोनों की लाश पड़ी हुई थी। मैं तो देखते ही सन्न रह गया। माँ जी, क्या हो गया? ये हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारे घर के दोनों ही आदमी अब नहीं रहे माँ जी। अब हमारा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा माँ जी? अब हम क्या करेंगे माँ जी? हाँ बेटा, तो सही कह रही है। ये भी मुझे बुढ़ापे में छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? हमारा परिवार कैसे चलेगा? इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। सारा परिवार सदमे में था। एक दिन की बात है, आसमान को बादलों ने घेर लिया था। माँ जी, हमने सोचा था कि हम पैसा इकट्ठे करके अपना घर ठीक करवा लेंगे, लेकिन ये क्या, आसमान को तो बादलों ने अभी से ही घेरना शुरू कर दिया है और हवाएं भी बढ़ गई हैं। अब हम क्या करेंगे माँ जी? ऐसा लगता है कि अभी बहुत जोरों से बारिश होगी। हमें कुछ न कुछ करके अपने घर को कल ही मरम्मत करवाना होगा, वरना हमारा घर टूट जाएगा। तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे माँ जी? हाँ बहू, तू सही कह रही है। बादल तो अभी से ही आ गए हैं। हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमें अपना घर जल्दी से जल्दी ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन बारिश ने दूसरे दिन का इंतजार नहीं किया। बारिश तो रात से ही शुरू हो गई थी। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। टूनी चिड़िया के घर में पानी भी भरने लगा था। टूनी चिड़िया की सास कहती है, बेटा तू जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर इस घर से निकल जा। ये घर टूटने ही वाला है बेटा, मेरी बात मान और तू इन बच्चों को घर से लेकर निकल जा बेटा। टूनी चिड़िया जैसे ही अपनी बच्चियों को लेकर घर से बाहर निकलती है, उस
घर की छत तुरंत ही टूट जाती है और अंदर से जोर की आवाज आती है। बहू बचाओ मुझे, माँ जी, माँ जी। टोनी चिड़िया के सास अब इस दुनिया में नहीं रही थी। घर का छत गिरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। टोनी चिड़िया बहुत उदास हो गई थी। रात गुजर गई थी और अब सुबह हो चुकी थी। टोनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लिए जंगल के बीचों बीच एक गुफा के पास बैठी हुई थी। वो सब बहुत परेशान थी। मेरी बच्चियों, तुम परेशान मत हो, मैं आज कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगी, अपना एक घर बना ही लूंगी। मेरी बच्चियों, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अभी टोनी चिड़िया अपनी बच्चियों को समझा ही रही थी कि तभी उसे सामने बहुत सी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। वो लकड़ियाँ काफी थी घर बनाने के लिए। मेरी बच्चियों, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो देखो कितनी ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, हम इसी से अपनी लकड़ी का घर बना लेंगे। फिर टोनी चिड़िया खूब मेहनत करके अपना एक लकड़ी का प्यारा सा घर तैयार कर लेती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर घर है माँ, बहुत प्यारा घर है। ये तो हमारे पुराने घर से भी बहुत बड़ा है। हाँ मेरी बच्चियों, ये घर हमारे पुराने वाले घर से बहुत बड़ा है और इसमें हर सुविधा है। वो घर तो हमारा ऐसे ही था, बहुत पुराना हो गया था ना हमारा पुराना घर। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, ना तो तेरे बाबा, ना ही तेरी दादी और ना ही तेरे दादा। अब हमें इस घर में अकेले ही रहना होगा। फिर टोनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियां उस लकड़ी के घर में रहने लगती हैं और उसी घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मेरे माता पिता मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं अपनी दोनों बहनों को क्या करूँगी? मैं अकेली अपनी बहनों को कैसे पालूंगी? मैंने इन दोनों से मना किया था कि इतनी ठंड है, खेत में न जाएं, लेकिन दोनों चले गए। अब देखो क्या हो गया, मुझे छोड़कर और मेरी बहनों को छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? भी टोनी चिड़िया की पड़ोसन सुंदरी कौवी टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बेटा, तुम अपने माता पिता को क्यों बाहर भेज दी? तुम्हें तो पता है ना कि बाहर कितनी ठंड है, सर्द हवाएं चल रही हैं और कोहरा भी पड़ रहा है। तुम्हें तो बड़ी होना इस घर की, तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम्हारी बहनें तो छोटी है ना। अरे सुंदरी आंटी, मैंने बाबा को मना किया था कि खेत में न जाएं, बाहर बहुत ठंड है, लेकिन बाबा ने कहा कि मैं जरा सा खेत देखकर आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैंने माँ को भी उनके साथ भेज दिया। और अब देखो आंटी क्या हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? टोनी चिड़िया ने अपने माँ और पिता का अंतिम संस्कार कर दिया था और इस बात को 2 दिन बीत गए थे, लेकिन टोनी की छोटी बहन बार बार अपने माँ बाबा के बारे में पूछ रही थी। तो टोनी ने उससे ये कहा था कि वे दोनों कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे, लेकिन उसका बार बार सवाल करना टोनी को रोक नहीं पाता है और टोनी उसे सच्चाई बता देती है। अरे मेरी बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू समझ नहीं पाएगी, तू बहुत छोटी है। बस इतना जान ले कि माँ और बाबा कभी लौटकर नहीं आएंगे, वे ईश्वर के पास चले गए हैं। ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। जो अच्छे होते हैं, ईश्वर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। तो दीदी, मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ ना, मैं भी ईश्वर के पास आऊंगी, अपने माँ बाबा के पास आऊंगी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है दीदी। अरे नहीं मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हारी अच्छी परवरिश करूंगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जब टोनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी, तभी बुलबुल उसके घर के बाहर आती है और जोर जोर से टोनी चिड़िया को बुलाने लगती है। टोनी चिड़िया, अरे ओ टोनी चिड़िया, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे अरे,
आ रही हूँ बुलबुल आंटी। क्या हो गया? मैं अपनी बहन के लिए खाना बना रही थी। क्या बात है, जल्दी बताइए। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें सेठ जी ने तुरंत बुलाया है। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुम जल्दी चलो, खाना बाद में बना लेना। फिर टोनी चिड़िया और बुलबुल दोनों सेठ जी के पास चले जाते हैं। हाँ तो टोनी चिड़िया, मुझे बताओ कि तुम मेरा उधार कब चुका रही हो? उधार? कैसा उधार सेठ जी? मैंने तो आपसे कभी उधार लिया ही नहीं, तो मैं कैसा उधार चुकाऊंगी सेठ जी? तूने नहीं, तेरे बाप ने उधार लिया था। जिस घर में तू रह रही है वो मेरे पैसों से ही तो बना था। अब जब तेरा बाप नहीं रहा तो उधार चुका दे या फिर घर खाली कर दे। अरे सेठ जी, थोड़ा तो रहम करिए हम बहनों पर। मैं अपनी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तो अनाथ हो गई हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है दूसरा घर बनाने का। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं घर छोड़ दूंगी ना सेठ जी। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा घर कल ही खाली चाहिए। अब तू अपनी बहन को जहाँ मर्जी लेके जा, मुझे क्या पता कहाँ लेके जाएगी। फिर अगले दिन सेठ जी टूनी चिड़िया का घर खाली करवा देते हैं और उसे भगा देते हैं। जिस दिन सेठ जी ने उसे घर से बाहर निकाला, उस दिन बहुत ठंड थी। कोहरे के मारे सबकी हालत खराब थी। सब अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, लेकिन उसी बीच टूनी के पास घर ही नहीं था। टूनी चिड़िया अपनी बहन को कड़ाके की ठंड में लेकर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। उसकी बहन उससे रो रो कर कह रही थी, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास एक घर ही तो था। सेठ जी ने हमसे वो भी छीन लिया। मुझे बहुत ठंड लग रही है दीदी, और भूख भी बहुत लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए बहुत भूख लग रही है। तो परेशान मत हो मेरी बहन, सिर्फ आज की रात किसी तरह काट ले। मैं सुबह घास का घर बना ही लूंगी। फिर वो ठंडी रात गुजार कर किसी तरह सुबह हुई और टूनी चिड़िया ने सूखी घास बटोर कर अपना एक घर तैयार कर लिया। वो घर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। टूनी चिड़िया की बहन घर देखकर बहुत खुश हो गई। जब घर बनकर तैयार हो गया तो दोनों बहनें घर के अंदर गई। वो दोनों घर देख के बहुत खुश हो गई। घास का घर अंदर से बहुत गर्म और बहुत प्यारा लग रहा था। फिर दोनों बहनें उसी घास के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।